जो नए कानून कुछ अभी बन रहे हैं और जिसको लेकर बहुत विवाद है, एक ब्रॉडकास्ट बिल है, एक ब्रॉडकास्ट सर्विसेज टेलीकॉम बिल है, एक ब्रॉडकास्ट सर्विसेज बिल है। ये दो कानून हैं और आईटी एक्ट के रूल्स चेंज हुए हैं कुछ। तो इन तीन चीज़ों पे बात रखूँगा अपनी, जो कि लार्जली मीडिया की फ्रीडम को अफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड 2 मिनट बात करूँगा कि क्यों ज़रूरत है इस बात की। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच या अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये इसके बगैर जमहूरियत संभव ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अगर आपको बोलने की आज़ादी नहीं है तो आपका लोकतंत्र चल ही नहीं सकता। और ये जो हमारे फाउंडिंग फादर्स, फाउंडिंग मदर्स जब संविधान बना रहे थे तो ये बात वहाँ पे आई। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जब बात होती है तो केवल मीडिया की फ्रीडम की स्पीच नहीं है, किसी की भी। शर्जील इमाम और उमर खालिद तो मीडिया पर्सन नहीं है, और बोलने कुछ बोला उन्होंने, उसी के तहत वो जेल में है आज। तो केवल मीडिया की स्पीच नहीं है, इसको बहुत हम लोग साफ समझ रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच या आर्टिकल 19 का मतलब सिर्फ पत्रकारों से नहीं है, हम सब से है। और जब हम सब नहीं बोल पाएंगे तो फिर क्या चलेगा, एक बात। दूसरा कि आर्टिकल 19 भारत के संविधान का जब फ्रेम हो रहा था, जब उस पर डिबेट चल रहा था, तो बहुत सारे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उनकी राय थी कि मीडिया के बारे में, प्रेस, उस वक्त मीडिया शब्द नहीं आता था, प्रेस की आज़ादी के लिए एक अलग से कोई सेक्शन या कोई पैरा संविधान में होना चाहिए। जैसे अमेरिका के संविधान में फर्स्ट अमेंडमेंट है, तो फर्स्ट अमेंडमेंट अमेरिका के संविधान में बहुत स्पेसिफिक प्रेस फ्रीडम की बात करता है। हमारे संविधान में प्रेस फ्रीडम नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो बहुत से कुछ मेंबर्स ये चाहते थे कि प्रेस फ्रीडम के बारे में भी संविधान में बात हो। और डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू की राय ये थी कि अगर प्रेस फ्रीडम की बात करेंगे हम, और फ्यूचर की कोई गवर्नमेंट उसको, उस पर अंकुश लगाएगी, सेंसरशिप करेगी, जैसा आजकल हो रहा है, तो उस वक्त तो कुछ हजार लोग थे 48 में, तो उतने कुछ हजार लोग अपनी लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए उसको ब्रॉड रखा गया कि अगर कोई भी सरकार प्रेस फ्रीडम को या बोलने की आज़ादी पे कोई अंकुश लगाती है, तो वो सबके बोलने की आज़ादी, हर नागरिक के बोलने की आज़ादी पर अंकुश लग रहा है, और फिर सब लड़ेंगे। तो आर्टिकल 19(1)(a) रखा गया। उसमें आर्टिकल 19(2) भी है, ये समझना बहुत आवश्यक है कि आर्टिकल 92 भी है। और आर्टिकल 92 बोलने की आज़ादी पर कुछ रिस्ट्रिक्शन देता है कि आप ऐसी कोई चीज़ ना लिखें या बोलें जिसमें कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध अपने फ्रेंडली नेशन से ख़राब हो जाएं, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कोई खतरा पैदा ना हो जाए, दो समुदायों में या समाज में कोई हेट की बात ना आ जाए, नफरत की बात ना आ जाए। ये मोटी मोटी कुछ गाइडलाइंस हैं। अफसोस की बात यह है कि जब हम 75 साल भारत के संविधान के मना चुके अभी 26 जनवरी को, तो आर्टिकल 19(1)(a) यानी बोलने की आज़ादी के पक्ष में एक भी कानून अभी तक नहीं बना। और आर्टिकल 92 जिसमें रिस्ट्रिक्शंस की बात है, उसमें दर्जनों कानून हैं जिनमें कुछ चीज़ें, कोई भी सरकार कानून बनाती उसमें
मीडिया का या प्रेस फ्रीडम का कि आप क्या बात करें क्या नहीं करेंगे, ये ज़रूर होता है और उस पर रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हमारे देश में ये कानून नहीं बने हैं। अब इसके पहले कि मैं ब्रॉडकास्ट सर्विसेज बिल पे आऊँ, एक छोटी सी और रूल्स पे बात कर लेते हैं, और वो बड़ा रीसेंट है। पिछले सप्ताह सरकार ने पिछले साल आईटी एक्ट में अमेंडमेंट्स किए थे रूल्स में, और उन रूल्स में अमेंड करके ये कहा सरकार ने, जिसमें कि गाइडलाइंस इशू की कि डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड इशू किया एक, और उसमें ये हुआ कि अगर कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू या किसी और तरीके से मीडिया के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट की आलोचना करता है, यानी फेक न्यूज़, मिसलीडिंग, स्पेसिफिक सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा गया उसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देता है, फेक न्यूज़ क्रिएट करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जिस प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो कर रहा है, यानी जो आर्टिकल 70 सेक्शन 79 है आईटी एक्ट का, जिसके तहत ये ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब या दूसरी और सर्विसेज को लाइसेंस मिलते हैं, वो लाइसेंस रिवोक हो सकता है उनका। तो केवल आपके ऊपर अंकुश नहीं है, अंकुश वहाँ भी लगा कि अगर वो उसके प्लेटफॉर्म से ये बात हो रही तो उस पर भी वो कानून लागू हो जाएगा। तो इसके खिलाफ कुणाल कामरा एक कॉमेडियन है, आप सब जानते हैं उनको। कुणाल कामरा और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और तमाम लोग बॉम्बे हाई कोर्ट गए। पिछले सप्ताह वो बॉम्बे हाई कोर्ट में जजमेंट आ गया उसका, और वो स्प्लिट जजमेंट है। 2 जज की बेंच थी, एक ने पिटीशनर के पक्ष में फैसला लिखा, दूसरे ने सरकार के पक्ष में फैसला लिखा, और लेकिन वो इस पर स्टे लगा हुआ है। तो ये जो फैक्ट चेक, अच्छा अब वो कैसे पता चलेगा कि ये जो आपने लिखा ये सरकार के खिलाफ ये फेक है? तो उसको सरकार ही एक फैक्ट चेक का प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगी पीआईबी में, और वो बताएगा कि ये फेक है कि नहीं है, ये मिसलीडिंग है कि नहीं है। तो सरकार ही वकील है, सरकार ही जज है, सरकार ही मुंसिफ है। तो ये इसको चैलेंज किया, तो उसमें जज साहब ने, जिन्होंने पिटीशनर के पक्ष में लिखा, उन्होंने इस पे स्टे लगाया और कहा कि सरकार के पास बहुत बड़ा तंत्र है, हजारों करोड़ का तंत्र है, सरकार के पास सब कुछ है अपनी बात कहने के लिए, उनको फैक्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। कोई फैक्ट चेक प्लेटफॉर्म अपना क्रिएट करने की आवश्यकता उनको नहीं है। उस पर अभी स्टे कुछ दिन तक ही है। सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है, और वो 3 जज बेंच बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाएंगे तभी मामला आगे बढ़ेगा। तो ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो कि हुआ है। उसके बाद आप जो 2 कानून मुख्य तौर पे, जो टेलीकॉम बिल पास हो गया, और टेलीकॉम बिल कब पास हुआ है? टेलीकॉम बिल पास हो गया जब लगभग 150 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा सस्पेंडेड थे। उस दौरान ये बिल पास हो गया बिना बहस के। उस टेलीकॉम बिल में वो टेलीग्राफ एक्ट, वायरलेस एक्ट, इन सब को रिप्लेस कर रहा है ये, और बहुत वाइड रेंजिंग बिल है, वो एक्ट है। अब तो एक्ट बन जाएगा प्रेसिडेंट के मंजूरी के बाद। उसमें फिलहाल ओटीटी सर्विसेज या यूट्यूब या इनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, और टेलीग्राफ एक्ट बेसिकली 1885 का था वो, और उसमें उस वक़्त तक तो टेक्नोलॉजी नहीं थी ये सारी
ब्रॉडकास्ट और डिजिटल वगैरह, तो उसको अब डिजिटल ज़माने का बिल कहकर सरकार लेकर आई है। लेकिन उसमें टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट है, उसको भी रिप्लेस किया। उसमें केबल रेगुलेशन एक्ट है, उसको भी उसमें मर्ज किया है, सबमर्ज किया, कुछ चीज़ें उसमें से रखी हैं उन्होंने। और टेलीग्राफ एक्ट और वायरलेस एक्ट को भी उसमें समाहित किया है। तो अब ये जो बिल है, इसके जो ड्रेकोनियन पार्ट है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को सीधे प्रभावित करता है, तो ओटीटी सर्विस को तो इसमें से अभी फिलहाल उन्होंने हटा दिया है। लेकिन जूम या व्हाट्सएप या इस तरीके की जो भी इंटरनेट सर्विसेज हैं, ईमेल्स, ये सब उसमें शामिल की गई हैं। और इनमें अगर कोई भी इशू सरकार को लगेगा कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, तो सरकार वो मैसेजेस केवल डिलीट नहीं कराएगी, पेनलाइज भी करेगी उनके प्लेटफॉर्म को। अगेन सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट के तहत वो उनका लाइसेंस रिवोक हो सकता है। तो ये अब उसमें एक और जो नई तब्दीली आएगी, आगे जो रूल्स बनेंगे, वो नई तब्दीली आएगी कि जो यूज़र्स हैं उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की बात की गई है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का मतलब कि अभी आप ट्विटर पे या फेसबुक पे जब जाते हैं या कहीं व्हाट्सएप पे आप हैं, और बहुत से लोगों के एनोनिमस हैंडल्स होते हैं, तो वो एनोनिमस नहीं हो पाएगा कुछ भी। और इन सब लोगों को अपने कम्युनिटी गाइडलाइंस, सब चीज़ें, अपने रूल्स बदलने पड़ेंगे। तो या तो आधार से लिंक होगा या बायोमेट्रिक या फिज़िकल वेरिफिकेशन की भी बात है उसमें। फिज़िकल वेरिफिकेशन आपके घर आएगा। तो ये सारा कुछ जो है वो एकदम पुलिस राज बनाने के लिए, एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेट बनाने की तरफ काम हो गया। और ये कानून बन चुका है, पास हो गया है बिल ये। और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रभावित करेंगे जब इसमें नए रूल्स बनेंगे, जब ये लॉ इम्प्लीमेंट होगा। दूसरा जो कानून है जिसमें कि ज़्यादा कंसर्न है, जिसके थ्रू सरकार पूरा जो कंटेंट है, चाहे वो इंटरनेट में जैसा भी कंटेंट है, उसको सरकार जो है वो रेगुलेट करेगी। और ये कोई 200-250 पेज का कानून है, लंबा चौड़ा कानून है। और अभी तक उसमें बेसिक अंतर क्या है कि एक केबल टीवी रेगुलेशन एक्ट था, और उस केबल टीवी रेगुलेशन एक्ट के एनेक्सर्स में, यानी पीछे के सफ़े में, कंटेंट और एडवर्टाइजिंग कोड थे। और वो कंटेंट और एडवर्टाइजिंग कोड क्या थे? वही सारे थे जो आर्टिकल 19(2) में है, मोरलेस, कि आप कोई ऐसी अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली चीज़ें आप नहीं दिखाएंगे, समाज में हेट पैदा हो दो समाजों के बीच में, ऐसा कोई कंटेंट नहीं दिखाएंगे। इस तरीके की चीज़ें, नेशनल सिक्योरिटी का इश्यूज थे उसमें, तमाम सारे इश्यूज, वो कंटेंट कोड एक है। ऐसे एडवर्टाइजिंग कोड भी था कि एडवर्टाइजिंग कैसी होगी, कैसी नहीं होगी। और वो कोड को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की थी। तो जो कम्युनिकेशन है वो सेंट्रल यूनियन लिस्ट में है, यानी केंद्र सरकार के जिम्मे है। और ये ब्रॉडकास्ट बिल के तहत, ब्रॉडकास्ट जो केबल रेगुलेशन एक्ट था, इसका जो कंटेंट कोड था वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया था। और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आकर वो जो केबल टीवी का जहाँ पे बक्सा होता है, जहाँ वो उसका एंटीना लगा होता है, उसको रोक सकती थी। कई बार रोका भी। तो ये अब वो कोई
प्री सेंसर नहीं था, यानी एक चीज़ टेलीकास्ट हो गई, उसमें कोई चीज़ आई है गड़बड़ और वो जाके उस पर कोई कंप्लेंट हुई है, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उसको रोका है, एक बात। दूसरी चीज़ कि वो ब्लैंकेट नहीं है, ऑल ओवर इंडिया नहीं था, वो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए था। अब जो कानून में जो चीज़ें बन रही हैं वो ब्लैंकेट है, ऑल ओवर इंडिया है। दूसरी चीज़ है कि वो प्री सेंसर है। अब प्री सेंसर कैसे मैं बताता हूँ। ये जो ब्रॉडकास्ट सर्विसेज बिल है, इसमें OTT प्लेटफॉर्म्स यानी नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ये सारे कुछ आ जाएंगे। उसमें यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, न्यूज़ वेबसाइट्स, पोर्टल्स सब आ जाएंगे। अखबारों को छोड़ के, जो अखबार छप रहे हैं उनको छोड़ के, क्योंकि उनका एक अलग कानून है। तो डिजिटल स्पेस में जो कुछ भी है वो सब है उसके अंदर। अब अभी पार्लियामेंट में ये जाएगा, ये पास नहीं हुआ। इस बिल में जो प्रोविजंस हैं पार्लियामेंट से जो निकल कर आएगा ये लॉ, कानून, उसमें 60, कम से कम 60 ऐसे एक्ट हैं जो मैंने पढ़े, जिसमें सरकार रूल्स बनाएगी बाद में। तो प्रॉब्लम रूल्स बनाने में ज़्यादा आती है। तो कानून तो है ही ड्रैकोनियन, कानून तो है ही सेंसरशिप वाला, लेकिन जो रूल्स बनेंगे वो और ख़तरनाक होंगे। जैसे IT एक्ट में ये रूल बन गया, इसके खिलाफ कुणाल कामरा गया, जिसका मैंने एग्जांपल दिया अभी आपको, वो बाद में रूल बना दिए। तो रूल्स सरकार बनाती है और रूल्स में कोई कंसल्टेशन नहीं होता है, वो सेक्रेटरी सरकार के बैठ के बना देते हैं और पार्लियामेंट में भी नहीं जाता वो। तो उसमें कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है रूल्स बनाने में। रूल्स सरकार की मन मर्जी है, जैसे भी रूल्स बना दे। उन्होंने रूल बना दिया कि जी ये कोई भी फेक न्यूज़ होगी उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर लेंगे। अब संविधान में, भारत के संविधान में, जब आर्टिकल 2 रिस्ट्रिक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, तो आर्टिकल 2 में तमाम सारे रिस्ट्रिक्शन हैं, लेकिन उसमें फेक न्यूज़ या मिसलीडिंग शब्द नहीं है। तो सरकार इसके माध्यम से इस बहाने लोगों के अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कब्जा करना चाहती है। अब इसमें क्या है, इसमें ये जो 60 रूल्स बनेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें सारे प्लेटफॉर्म्स को रजिस्टर कराना पड़ेगा अपने आप को। यहाँ कितने लोगों के पास यूट्यूब चैनल है? सारे यूट्यूब चैनल को कराना पड़ेगा भाई साहब। ये कानून बनेगा तो आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, अपना आधार कार्ड देकर वेरिफिकेशन होगा, सब होगा। और क्या करना होगा आपको बता रहा हूँ आपको। अगर फर्ज कीजिए मैं एक यूट्यूब चैनल को ही एग्जाम्पल लेता हूँ, तो क्या क्या करना होगा आपको। आपको एक कमेटी बनानी पड़ेगी। वो कमेटी आपका कंटेंट डिसाइड करेगी कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा। उस कमेटी में सरकार को भेजनी होगी उनके नाम। सरकार बताएगी कि इनको रखना, इनको नहीं रखना। और अब आपका, जैसे आप यूट्यूब चैनल चला रहे, आपकी मर्जी नहीं है, वो कमेटी कह देगी ये चीज़ नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। वो कमेटी में सरकार के लोग हैं, यानी प्री सेंसरशिप। कंटेंट बनने के पहले ही सेंसरशिप हो गया, एक लेवल। दूसरा लेवल, उसमें एक सरकार कंटेंट रेगुलेशन कमेटी बनाएगी, जिसमें सरकार के लोग होंगे। उसमें 5 तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के लोग होंगे, और बाकी जो सरकार 5 लोगों को नॉमिनेट करेगी। जो 10 लोगों की कमेटी में वो बनेगी कमेटी, वो पूरी सरकार की होगी। तो आपके कंटेंट के बाद वो वहाँ जाएगा, वो डिसाइड करेंगे कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा कंटेंट, या इसका क्या करें अगर ये चला गया गलत। तो ये जो प्री सेंसरशिप है,
इसका कॉन्सेप्ट इसमें आ गया। तो रजिस्ट्रेशन हो गया, प्री सेंसरशिप हो गया। तो जितने भी नेटफ्लिक्स में चीज़ें आ रही हैं या यूट्यूब में चीज़ें जा रही हैं, वो सारा कुछ जो है इन कमिटीज़ के ज़रिए रेगुलेट होगा। उसमें आर्टिकल 19 और सेक्शन 19 और 20 खासकर, जिसमें कि प्रोग्राम कोड है। अब इस प्रोग्राम कोड के तहत भी तीसरी कमेटी होगी जो रिकमेंड कर सकती है। तो ये जो ब्रॉडकास्ट बिल है, ब्रॉडकास्ट सर्विसेज बिल, जब एक्ट बनेगा, ये किसी भी स्तर पर, मतलब जो भी कुछ आप लिख रहे हैं उन सब को प्रभावित करेगा, उन सब पे सरकार की निगाह होगी अब। और उसमें ये जो कमेटियां हैं ये बनेंगी, और इन कमेटीज़ के साथ साथ जो है, जो भी आप स्क्रिप्ट लोड कर रहे हैं, चाहे वो आप कॉमेडी कर रहे हैं, चाहे आप फिल्म बना रहे हैं, चाहे आप न्यूज़ दे रहे हैं, वो सब कुछ उसके ज़रिए रेगुलेट होगा। तो ये जो बेसिकली जो उसके बाद जो ब्रॉडकास्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको अपनी एक एडवाइजरी बनानी होगी। अब जो सेल्फ रेगुलेशन, एक बात कही जाती है जो कि सेल्फ रेगुलेशन, यानी सरकार का उसमें दखल ना हो, और यहाँ पे अगर ये सब संपादक हैं अलग अलग टीवी चैनलों के, ये आपस में कोई बना लें और वही कंटेंट को रेगुलेट करें, वही फ्लैग करे कि ये गलत जा रहा है, ये सही है, ये नेशनल इंटरेस्ट में है, ये इस नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। वो बुरी तरीके से इस देश में फेल हो चुका है। मैं खुद ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन का फाउंडिंग मेंबर हूँ। हमने शुरू किया था 4-5 लोगों ने मिलकर, और अब उसमें कौन लोग हैं, मैं अगर नाम गिनाऊं तो आप लोगों को बड़े हैरत होगी कि वो कंटेंट क्या रेगुलेट करेंगे। उसमें अर्नब गोस्वामी है, उसमें सुधीर चौधरी हैं थे, उसमें जितने भी आपको ये टीवी चैनलों पे जो लोग हैं बैठे हुए, जो रोज दिन रात नफरत की बातें कर रहे हैं समाज में, वो सब उसके मेंबर हैं। उन्हीं को रेगुलेट करना है। तो ये बिल्ली से दूध की रखवाली होगी नहीं। और दूसरा क्या है कि अब ये हिस्सा सरकार के पास अगर जाएगा तो सरकार वही करेगी जो कर रही है। तो पत्रकारों ने भी या समाज ने भी इसको गंभीरता से लिया नहीं। एक और छोटी सी बात कह के फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा, फिर सवाल लूंगा आप लोगों के, क्योंकि अभी ये डिस्कस होगा तो बातें और साफ में आएंगी। टीआरपी आप सब लोग जानते हैं, टीआरपी टीवी में, टीआरपी को लेकर बहुत बवाल थे, बहुत शिकायतें थी कि ये ठीक नहीं आता है डेटा। कुछ लोगों के पास घरों मीटर हैं, वो लीक हो गया है, डेटा टीवी चैनल पहुंच जाते हैं उनके घरों में, गिफ्ट देते हैं उनको कि हमारी चलाओ, वो चलाते हैं। तो वो कैसे होता है, वो होता है क्या कि एक रिमोट उनको मिल जाता है अलग से, और वो उसमें वो बॉक्स से जुड़ा हुआ होता है वो रिमोट, उनके घर में एक बॉक्स लगता है, और उस रिमोट में, हालांकि कितना प्रैक्टिकल है ये मुझे नहीं मालूम है, कभी मैंने देखा नहीं उसको जाकर, लेकिन उस रिमोट में क्या है कि घर में कोई बुज़ुर्ग हैं तो वो सफ़ेद बटन दबाएंगे, कोई हाउसवाइफ है तो लाल बटन दबाएंगी, कोई लड़का है 18-20 साल का वो हरा बटन दबाएगा। जब वो हरा बटन दबाएगा तो जो कुछ प्रोग्राम वो टीवी में देख रहा है वो रिकॉर्ड होगा कि ये महिला ने देखा, ये बुजुर्ग ने देखा, ये युवा ने देखा, और वो कौन सा भूगोल है, कौन सी ज्योग्राफी है, शहर कौन सा है, वो रिकॉर्ड हो गया उसमें। उसके आधार पर टीआरपी का डेटा बनता था कि इतने लोगों ने ये प्रोग्राम को देखा, इस शहर में देखा,
उसमें इतनी महिलाएं, इतने पुरुष, इतने बुजुर्ग, इतने युवा, ऐसे करके डेटा टीआरपी का आता हम लोगों के पास। 18+, 24+, 45+, मेल फीमेल, ज्योग्राफी के साथ, लखनऊ, दिल्ली, जो भी है। अब उसकी बहुत शिकायतें हुई कि ये लीक हो गया डेटा, कि किनके घरों में लगा हुआ है, लोगों ने पैसे देकर वो उनको चलवा दिया ये आप नई चैनल देख रहे हो। अब उस पर बना, एक कमेटी बनी, अमित मित्रा थे फिक्की के सेक्रेटरी जनरल उस वक्त, अभी वेस्ट बंगाल में वित्त मंत्री थे कुछ समय पहले तक ममता सरकार में। अमित मित्रा कमेटी बनी। अमित मित्रा कमेटी में 3 लोग लिए गए जो रिकमेंड करेंगे कि टीआरपी का रिप्लेसमेंट कैसे किया जाए। तो उन 3 लोगों में से एक भी टीवी चैनल का आदमी नहीं था, एक भी, ना कोई प्रोग्रामर प्रोड्यूसर था, ना कोई संपादक था। मैंने तो मतलब उस वक़्त मिनिस्टर अंबिका सोनी थी, हमने उनको रिप्रेजेंटेशन भी दिया कि भाई आप हम लोगों को रखो, एकता कपूर को भी रखो, और लोगों को रखो, एकेडमिक्स के लोगों को रखो, कि बच्चों को, महिलाओं को घरों में क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। सिविल सोसाइटी से लोगों को लो कि कंटेंट कैसा बने कि समाज ठीक डायरेक्शन में जाए। न वो नहीं हुआ। उनकी रिकमेंडेशन पर जो BARC बना, BARC जो कुछ समय तक बंद भी था, उसका रेटिंग का काम, उस BARC में 3 मेंबर नॉन प्रॉफिट कंपनी बनी, जो अब रेटिंग आती है टीवी चैनलों की, वो BARC देती है। BARC में 3 पार्टनर हैं। एक है इंडियन ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन, IBF, इंडियन ब्रॉडकास्ट फेडरेशन, IBF टीवी चैनल के मालिकों की संस्था है, और बाकी जो 2 पार्टनर हैं उसमें वो विज्ञापन दाताओं की संस्थाएं, एडवर्टाइजर्स की हैं। तो अब वो टीआरपी क्या निकालेंगे और किसके लिए निकालेंगे? इसी तरीके का काम जो है इन नए जो कानून बन रहे हैं, यही होगा कि इसमें कुछ लोगों का बोलबाला हो जाएगा, लेकिन आम जनता के किसी भी वक्त, मतलब आप करेंगे, आपका सब लिंक है, बायोमेट्रिक से अब कनेक्टेड है, 1 मिनट में पुलिस आपके आएगी। जैसे चीन में हम लोग सुनते हैं ना कि चीन में अगर आपने मतलब डेमोक्रेसी भी आप टाइप करोगे तो पुलिस आ जाएगी। तो ये स्थिति यहाँ पे भी होगी, और इसके खिलाफ पूरे देश की जनता को एकजुट होना पड़ेगा। ये सिर्फ पत्रकारों का मामला नहीं है, ये सब लिखने पढ़ने वालों का, पढ़ने वालों का भी, और हर नागरिक का है। क्योंकि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगी तो ये जमहूरियत चल नहीं सकती। दूसरी ज़रूरत ये है कि इस देश में इन सब के अलावा एक मीडिया के कानून पर एक बहस चलनी चाहिए, मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, और वो जब राय कायम करता है तो उसकी खरीद फरोख्त के जो नियम हैं वो दूसरे होने चाहिए। उसको आप कोई कमोडिटी की तरह, मोटरसाइकिल की तरह, कार की तरह, AC की तरह नहीं खरीद सकते, तो जैसे हमारे देश में खरीद दिया गया। दूसरा क्या है, कानून वहाँ पे जो हमारे यहाँ अभी चर्चा नहीं होती है कभी भी, मीडिया मालिकों का, मीडिया के मालिकान हक कैसा हो। जैसे अमेरिका में जिसका अखबार है वो टीवी चैनल, उसी जहाँ पे अखबार है वहीं पे टीवी चैनल नहीं खोल सकता। जिस स्टेट में अखबार है उस स्टेट में टीवी चैनल नहीं खोल सकता। वो रिस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे। दूसरी चीज़ है कि कौन सा अखबार कहाँ से छपेगा, इसके भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे हमारे यहाँ मोबाइल के सर्किल हैं रोमिंग के लिए, कि आप यहाँ पे हैं तो ये सर्किल है, बॉम्बे जाएंगे तो कोई और सर्किल है,
साउथ में जाएंगे तो कोई और सर्किल है, ईस्टर्न इंडिया का कोई और सर्किल है। इस तरीके से वहाँ पे न्यूज़ ऑडियंस के भी सर्किल हैं। तो एक सर्किल में अगर कोई अखबार या कोई टीवी चैनल 30% ऑडियंस है उसका, तो उस सर्किल में वो टीवी चैनल नहीं ला सकता या दूसरा एडिशन नहीं ला सकता। उसकी वजह क्या है कि डाइवर्सिटी है उनके मीडिया में। तो न्यूयॉर्क टाइम्स बोस्टन से नहीं छपता, वॉशिंगटन पोस्ट न्यूयॉर्क से नहीं छप सकता, उनके 25 एडिशन नहीं है जैसे हमारे यहाँ दैनिक जागरण टाइम्स ऑफ इंडिया के 50 एडिशंस हैं कि संभल का भी है, मुरादाबाद का भी है, मेरठ का भी है। वहाँ नहीं है ऐसे। तो हमको उसमें भी बहुत सारे खामियां हैं, उनके कानूनों में भी बहुत खामियां हैं, लेकिन हमको अध्ययन करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए कि दुनिया के दूसरे देशों में, मुल्कों में, और ख़ासकर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, उनके यहाँ मीडिया के कानून क्या हैं, वो अपने नागरिकों की फ्रीडम ऑफ स्पीच को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, और हमारे देश में क्या होना चाहिए। हमारे देश में अभी इस वक्त वर्स्ट है, सबसे ख़राब कानून अगर जो बन रहे हैं किसी, मैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं कोई और कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ कि जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पे सबसे ख़राब कानून मीडिया और फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके हमारे देश में बन रहे हैं। और इसके खिलाफ एक राय बननी चाहिए पूरे देश में, और इस तरीके के कानूनों को रोका जाना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रेसिव कानून अगर नहीं बनेंगे तो बड़ी परेशानी होगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए, हमारे देश में जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, संविधान में बहुत खूबसूरत चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए गए हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों पे हम लोग देख रहे हैं, आप सब भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो चेक्स एंड बैलेंसेस काम नहीं कर रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि बहुत अच्छा संविधान भी अगर होगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अगर ख़राब होंगे तो वो संविधान बहुत ख़राब साबित होगा। अब वही बात यहाँ पे हो रही। इसलिए आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट से जितनी उम्मीदें हमको हैं, सुप्रीम कोर्ट वैसे फंक्शन नहीं करता। संविधान हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर संविधान से भी ऊपर है, लेकिन ये सब बहसें अभी गायब हो चुकी हैं। ना सुप्रीम कोर्ट में इस पे बात हो रही है, ना पार्लियामेंट में बात हो रही है, ना सड़क पे बात हो रही है, जो नागरिकों के बीच बात हो रही है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इस बात को समझें कि ये सिर्फ पत्रकारों के लिए नहीं है, सब नागरिकों के लिए है, और इस तरीके के कानून के खिलाफ एक जनमत तैयार करें और मीडिया के कानूनों को या फ्रीडम ऑफ स्पीच के कानूनों को लेकर एक अवेयरनेस पैदा करें। जी बहुत शुक्रिया। आज के हमारे मेहमान जनाब प्रशांत टंडन साहब और यहाँ हाल में मौजूद बुज़ुर्गों, भाइयों और मोहतरम बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो हम हमारे मेहमान क्या बल्कि हमारे अपने हैं प्रशांत टंडन जी। आज हमारी दावत पर यहाँ आपने एक बहुत अहम मौजू पर इज़हार ख़याल की आज़ादी पर इज़हार ख़याल किया है। जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है, और आपने बहुत तफसील से जो इस तरह के क़वानीन बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, उनकी तफसील भी बताई है और अंदेशे भी ज़ाहिर किए हैं। क्या करना चाहिए हमें, उसकी तरफ भी आपने बहुत वाज़ेह तौर पर इशारा किया है। एक बात तो समझने की कि आखिर ये प्रेस की या एक्सप्रेशन की आज़ादी को तंग करते जाना, ये किस चीज़ की अलामत है। तो एक बात तो साफ नज़र आती है कि जो हाकिम है, जो लोग हुकूमत में बैठे हैं, वो किसी चीज़ से डर रहे हैं। ये डर है हुकूमत का, और ये डर उनको इस बात के लिए मजबूर कर रहा है कि वो सच बात को, सच्चाई को सामने नहीं आने देना चाहते।
और हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलना या हुकूमत पर तनकीद करना या हुकूमत की किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करना अब ऐसा बना दिया गया है गोया आप हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, आप देश के ख़िलाफ़ हैं। इस तरह का माहौल जो बनाने की कोशिश हो रही है। डेमोक्रेसी और जमहूरियत की ये बुनियादें हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसकी एक अहम बुनियाद है, और इसका श्रिंक होते चले जाना ये दरअसल हमारी डेमोक्रेसी का कमज़ोर होना है। तो ये कोई बहुत हल्की चीज़ नहीं है, बल्कि बहुत सीरियस बात है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो लोकतंत्र है, वो कमज़ोर हो रहा है इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस और पाबंदियां कि लोग अपनी बात न कह सकें। और धीरे धीरे हम हमारे मुल्क में देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी की बजाय हम एक किस्म का अथॉरिटेरियन रिजीम की तरफ बढ़ रहे हैं, एक डिक्टेटोरियल रिजीम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मीडिया और हम लोगों की प्रेस की आज़ादी तो जिस तरह से रेस्ट्रिक्ट हो रही है वो है ही, लेकिन जहाँ कानून बनते हैं डेमोक्रेसी में, जहाँ पार्लियामेंट में, हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में, वहाँ भी डिबेट को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिशें हो रही हैं। और ख़ुद इस पर जो कानून लाया गया, जैसा प्रशांत जी ने भी बताया कि इतना अहम बिल और जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही के बारे में कानून बनाया जा रहा है, और उस पर भी पार्लियामेंट में बहस नहीं हुई। 145 लोग उस वक्त सस्पेंडेड थे और बिना बहस के कानून जो है वो पास किया गया। तो ये जो सूरत हाल है, ये ओवरऑल सूरत हाल डेमोक्रेसी की जो मुख्तलिफ जो बुनियादें हैं, उनमें एक अहम बुनियाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप तमाम हजरात जानते हैं कि वो वाक़या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने का, जिसमें आप जुमे का खुतबा दे रहे थे, और ख़ुतबा देते वक्त आपने औरतों को ये नसीहत की कि वो अपने महर कम तय किया करें, क्योंकि ज़्यादा महर होने की वजह से रिश्तों में दुश्वारी आ रही है। तो लोगों ने आकर बताया, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुमे के खुतबे में इस तरफ इशारा किया, औरतों को ये नसीहत की कि वो अपने महर कम तय करें। तो इस पर मस्जिद ही में, उस ज़माने की बात 1500 साल पुरानी बात है, उस वक्त सोसाइटी का माइंडसेट आप समझ सकते हैं। ऐसे ज़माने में एक बूढ़ी खातून मस्जिद में, उस ज़माने में, अभी भी आती हैं ख़वातीन मस्जिद में, लेकिन अब बहुत कम आती हैं, लेकिन उस ज़माने में ख़वातीन मस्जिद नबवी में नमाज के लिए आती थी। वो खातून खड़ी होकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को टोकती हैं, इस पर खुतबे के दौरान टोकती हैं कि ए उमर, कुरान की आयत पढ़कर सुनाती हैं और कहती हैं कि कुरान तो कहता है कि तुम खूब दो अपनी ख़वातीन को, तुम कौन होते हो ये पाबंदी लगाने वाले। यानी एक इस्लामी रियासत में खलीफा के सामने तकरीर करते हुए, जुमे का खुतबा देते हुए, एक खातून उसको टोकती है, और उस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुरा नहीं मानते, बल्कि उसकी तारीफ़ करते हैं और तस्लीम करते हैं अपनी गलती को। तो ये एक मॉडल है। और आज हम जिस तरफ जा रहे हैं, और हमारा मुल्क जो है वो बहुत ही तेज़ी के साथ एक ऑथोरिटेरियन रिजीम की तरफ बढ़ रहा है। तो हम एक बार फिर हमारे प्रशांत टंडन जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और आप तमाम हजरात का कि इस अहम मौजू पर हमने कम से कम यहाँ गुफ्तगू की, और उनकी रोशनी में हमें समाज में एक बेदारी लाने की भी कोशिश करना है।
और उसके साथ साथ जो कुछ मुमकिन है, और भी पहलू है, कानूनी पहलू भी हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ों के खिलाफ कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा सकती है। तो इस पहलुओं पर हम गौर करें। और जमहूरियत में जब तक आवाम बेदार नहीं रहती, तब तक हुकूमतों की जो का रवैया है वो इसी तरह का होगा। तो आवाम की बेदारी ही हुकूमत का रवैया बदल सकती है, और आवाम का चुप न रहना ऐसे हालात में वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला आज की ये गुफ्तगू हमारे लिए इस माने में मुफीद होगी, और हम सब बेदार रहेंगे, बेदार करेंगे और अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।